हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारे क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का चैप्टर 3 चल रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग MCQs और VSCQs कर चुके हैं। आज हम लोग SA1, SA2 और LA करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग हमारा प्रिंट ले लेते हैं। और ये दो पार्ट्स में आपको इसमें करा चुका हूँ, MCQ और VSCQ। अब इसके आगे के हिस्सों पे चलते हैं। अब अपने को क्या स्टार्ट करना है? आज अपने को आज स्टार्ट करना है SAQs। SAQs यानी क्या? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स ईच वाले हैं। तो SAQs आज अपना चलने वाला है 2 मार्क्स ईच। ठीक है, चलिए पहले ये करते हैं, फिर 3 मार्क्स पे चलते हैं, फिर 4 मार्क्स पे चलते हैं। स्टेट, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे जो बॉडी का अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करता है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट करती है। अगर कोई बॉडी को हीट करेंगे तो क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें 4 फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर है उसका मटेरियल कैसा है, यानी नेचर कैसा है, नेचर क्या है, मटेरियल कैसा है, वो सरफेस कैसा है, पॉलिश है कि नहीं है। थर्ड डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का सरफेस एरिया क्या है। और फोर्थ डिपेंड करता है वो टाइम फॉर विच रेडिएशंस आर एमिटेड, यानी कितनी टाइम तक रेडिएशंस एमिट हुए हैं। तो ये 4 चीज़ों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, रट लेना है, 4 पॉइंट से याद करके जाने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और यहाँ पर सुनिए ध्यान से, SA1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और SA2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 3 क्वेश्चन है ये एक ही फॉर्मेट पे। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, मैं आपको एल्गोरिदम याद करवा देता हूँ। एल्गोरिदम क्या होता है समझता है आप लोग को? एल्गोरिदम बताया हूँ पहले भी मैंने। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप वो एल्गोरिदम याद कर लीजिए, आपके 3 सवाल एक साथ हल हो जाएंगे। ठीक है, मैं तीनों को यहीं करा देता हूँ। ये पहले मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूँ, एल्गोरिदम क्या है। ठीक है ना, तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लिख देता हूँ मैं, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है ना, तो एल्गोरिदम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 3 और SA2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसको एल्गोरिदम बताता हूँ मैं आपको, और तीनों को पैरेलली कराता हूँ ताकि एक साथ 3 सवाल आपके रेडी हो जाए। ठीक है, चलिए एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम में सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, उसका इंटरनल एनर्जी निकालिए। यू क्या है? यू है इंटरनल एनर्जी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालिए। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, F/2RT, ये इसका फॉर्मूला है। शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लो, F/2RT। ठीक है ना। पॉली एटॉमिक में थोड़े से चेंजेस है, चेंजेस नहीं है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझना पड़ेगा, बताता हूँ। F/2RT, F क्या है इसके अंदर? F है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे? CV निकालेंगे। CV का फॉर्मूला होता है DU/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है ना, चलिए सेकेंड स्टेप में निकालेंगे। थर्ड स्टेप में आप लोग लगाएंगे मेयर्स रिलेशन, CP = CV + R, आप लोग लगाएंगे। और फोर्थ स्टेप में आप लोग निकालेंगे गामा। गामा होता है CP/CV। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है ना, चलो भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ है, ये आपको एल्गोरिदम को याद रखना है। तो एल्गोरिदम में क्या क्या है बताइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटरनल एनर्जी। जो भी आएगा उसको, उसमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करके इंटरनल एनर्जी निकालो। उसके बाद जो भी आएगा उसको डिफरेंशिएट करके CV निकालो। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सब मोलार स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि मैं 1 मोल की बात करूंगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वो होता है 1/2 kBt, लेकिन 1 मोल की बात किया तो Na से मल्टीप्लाई करने पर वो R बन गया है। समझ आ गया? तो 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और गामा क्या है? गामा है एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है ना, या रेशियो ऑफ CP/CV, ये आपको निकालना है। तो अगर आपको ये एल्गोरिदम याद है तो आप आसानी से वो 3 सवाल हल कर सकते हैं। कौन कौन से 3 सवाल हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। SA1 का क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3 और SA2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये आपको बोला है मोनोएटॉमिक गैस होगी तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो 5:3 है, डायटोमिक होगी तो 7:5 है, और पॉलीएटॉमिक होगी तो निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिथम आप लोग देख लीजिए, अभी मैं आपको तीनों को एक साथ सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि एक साथ अपने 3 सवाल हल हो जाए, ठीक है ना। मैं चीज़ें आपके लिए आसान करने की कोशिश करता हूँ कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर लें, आपके दिमाग में रिटेन रहे। लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं अपन, SA1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड इसके बाद SA2 का आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमको, ठीक है। तो तीनों को अपन क्या करते हैं, पैरेलली करते हैं। ये तो यहाँ पर करेंगे अपन मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक, यहाँ अपन करेंगे किसके लिए, डायटोमिक के लिए, डायटोमिक, और यहाँ पर अपन करेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए, ये अपना पॉलीएटॉमिक, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग अभी हल करते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए सबसे पहला स्टेप, मोनोएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो आपका पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसके बाद 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसके पास क्या है, इसके पास 3 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो तीनों ट्रांसलेशन है, इसके पास 5 है तो 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। समझ में आ गया, नहीं पता है लेक्चर अगर नहीं देखे तो उसको अच्छे से याद रखो, जो मैं बता रहा हूँ आसानी से एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब उसके बाद पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है, पॉलीएटॉमिक के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, पॉलीएटॉमिक के लिए 3 ट्रांसलेशन है, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और F वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, F क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे काउंट करते हैं, एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है, वो समझाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले अब ये आप लोगों को याद रखना है, 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन, F वाइब्रेशन, कहाँ पर, पॉलीएटॉमिक में। अब सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, U निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, U का फॉर्मूला है F/2 RT। F कितना है बताइए, F है 3/2 और ये क्या है आपका RT। क्लियर हो गया। थोड़ा सा स्लो करके फैन ऑन कर लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, F/2 RT। इसी तरीके से यहाँ पर बताइए U क्या होगा, U हो जाएगा आपका 5/2 RT, है ना, क्योंकि F का वैल्यू कितना है बताइए, F का वैल्यू 5 है तो हो जाएगा 5/2 RT। इसका क्या करेंगे, इसका U मैं आपको समझाता हूँ। 3 ट्रांसलेशन है तो क्या हो जाएगा 3/2 RT, प्लस 3 रोटेशन है तो क्या होगा फिर से 3/2 RT। ये ट्रांसलेशन वाला, ये रोटेशन वाला, प्लस F वाइब्रेशन मोड्स है। ध्यान रखिएगा, एक वाइब्रेशन मोड क्या करता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है, तो F वाइब्रेशन मोड क्या करेंगे, F वाइब्रेशन मोड 2F डिग्री ऑफ फ्रीडम लाएंगे। मतलब क्या, अगर कोई मॉलिक्यूल के पास 4 वाइब्रेशन मोड है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 काउंट होंगे, ठीक है ना। डिटेल में बता चुका हूं मैं, नहीं पता है तो अभी याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर ये क्या होगा, होना क्या चाहिए, होना तो चाहिए F/2 RT, क्योंकि अगर 3 ट्रांसलेशन है तो 3/2 RT, 3 रोटेशन है तो 3/2 RT, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, अगर F वाइब्रेशन है तो F/2 RT, लेकिन एक वाइब्रेशन क्या करता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है, तो 2F RT आएगा, 2F/2 RT, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 2 × 3/2 RT प्लस क्या हो जाएगा F RT, 2 और 2 कैंसिल, तो बताओ क्या हो जाएगा, RT कॉमन ले लेना तो क्या हो जाएगा 3 + F और ये क्या हो जाएगा RT। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया मैंने इसको निकालने का, समझे, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। अब आपने क्या कर दिया, तीनों का इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। अब मैं एक एक करके पूरा इसको सॉल्व करता हूँ, ये मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं निकालूंगा CV क्या होता है बताओ जल्दी से, du/dt। ये एक पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो du/dt ये क्या है, u कितना आपका 3/2 RT, ऊपर देखिए u का वैल्यू क्या है 3/2 RT, टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, तो 3/2 R हो जाएगा। ऐसे अपन अब क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे। CP क्या होता है, CV + R होता है, यही तो होता है। CV कितना मिला 3/2 R + R, तो कितना हो जाएगा 5/2 R हो जाएगा। इसके बाद क्या, गामा क्या होता है बच्चों, गामा होता है CP/CV। CP कितना है, CP है 5/2 R डिवाइड बाय CV कितना है, CV है 3/2 R, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5/3। समझा, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पता नहीं बुक में क्या क्या करके रखा हुआ है, टारगेट आप उठा करके देखेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या किया है, तो इतनी आसानी से आप इसको निकाल लीजिए, ऊपर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा
कि मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है, ये इसका इंटरनल एनर्जी है, ये सीपी है, सीवी है, गामा, इस तरीके से आ गया। समझा? क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही आसान तरीके आपको करा दिया मैंने। चलिए भाई सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बताइए? अब इसमें क्या निकालना है? CV du बाई dt करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा u का डेरिवेटिव t विद रिस्पेक्ट टू इट ही क्या होगा? 1 होगा तो 5/2 r हो जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा बताइए? CP होता है CV प्लस r। CV कितना है? 5/2 r प्लस r कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 7/2 r। क्या है आपका? CP। तो देयरफॉर बताइए गामा क्या है? गामा है CP बाय CV। CP क्या है? 7/2 r। CV क्या है बताइए? 5/2 r। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 7:5। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब सेम वही कहानी यहाँ रिपीट करेंगे आप। CV बताइए क्या होगा? du बाई dt, t1 हो जाएगा डेरिवेटिव उसका, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस f इंटू r हो जाएगा। अब निकालना क्या है? CP निकालना है। CP क्या होता है? CV प्लस r। CV का वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा r, यहाँ पर r को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस f प्लस 1, क्योंकि r तो बाहर चला गया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस f, 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 प्लस f इंटू r। ये CP आया। तो अब मुझे बताइए गामा निकालना है। गामा कैसे निकालेंगे? CP बाय CV करके, तो 4 प्लस f इंटू r डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 प्लस f इंटू r। ठीक है ना? CP आ गया, CV आ गया, r कैंसिल, क्या बचेगा? 4 प्लस f अपॉन 3 प्लस f। बोर्ड एग्जाम में एक बार ये आ चुका है MCQ के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो 3 आपको क्वेश्चंस करा दिए मैंने जो कि एक ही पैटर्न पर थे। तो आपका काम मैंने आसान करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है देखिए। ये सब के सब मैंने 1 मोल के लिए माना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आइए, इसके बाद जो है, इसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ऐसे 1 का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ऐसे 1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर क्या करना है, वेवलेंथ और यहाँ पर ई लैम्बडा, इसको अगर आपको प्लॉट करना है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जिसकी प्लॉटिंग कुछ ऐसी होती है। यहीं से तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है। ठीक है ना? ये मान लीजिए 5500 केल्विन के लिए है, ये 5000 केल्विन के लिए है। ठीक है? ये सबका जो पीक वेवलेंथ है, लैम्बडा मैक्सिमम कहते हैं उसको। ठीक है ना? तो ये 5000 केल्विन के लिए, 4000 केल्विन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये इसका डायग्राम बनेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो है क्या बोलता है 5th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। तो फेरी का ब्लैक बॉडी, यानी ये जो आपका essay 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और essay 2 का क्वेश्चन नंबर 4, essay 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों देखो मैं एक साथ करा देता हूँ। ये क्या है मैं आपको कंस्ट्रक्शन अभी बता देता हूँ, साथ साथ में वर्किंग समझा देता हूँ। और इसका जो है मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो है टेलीग्राम के PDF में डाल दिया है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो थ्योरेटिकल पार्ट उसका पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता क्या है? फेरीज ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होता है? फेरीज ब्लैक बॉडी एक प्रैक्टिकल परफेक्टली ब्लैक बॉडी के तौर पर हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, प्रैक्टिकल बॉडी। ठीक है? तो अब जो है, अब समझिए इसको। ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर होल होता है इस पर, यहाँ पर ये डबल थिन वॉल्ड होता है। ठीक है ना? और यहाँ पर सामने लगाते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन, और उसके अंदर जो है, अंदर के साइड पर जो इनर वाला उसका पार्ट है, इस पे लगा देते हैं लैम्प ब्लैक। क्या लगा देते हैं? लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक का मतलब होता है कालिक या काजल। जो आपकी राख होती है ना, काजल राख होती है, कालिक जो होती है, उसी से काजल बनता है। और वो अपन क्या करते हैं? लैम्प ब्लैक यानी काजल अंदर लगा देते हैं। क्योंकि काजल जो होता है आपका, वो 98% क्या करता है आपका? हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। 98%, 100% नहीं करता। तो अपन क्या करते हैं? हीट रेडिएशंस को यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं। इकोनिकल प्रोजेक्शन इससे लगाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो अगर ये पूरा ऐसे सीधा सीधा इंसिडेंट हो गया 90 के एंगल पे, इससे 90 के एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो जैसे ही आया वैसे रिफ्लेक्ट हो गया, अपना काम नहीं बनेगा। इस वजह से कॉनिकल प्रोजेक्शन लगाते हैं कि ये आए और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जा करके टक्कर खाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ 90, यहाँ पर जैसे ही इंसिडेंट हुआ, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ 98% क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया हीट रेडिएशंस को। अब जो उसका 2% बचा, वो 2% कहीं यहाँ जा करके मान लो रिफ्लेक्ट हुआ। अब वो 2% का भी क्या हो गया, 98% एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आ गया। फिर वो कहीं यहाँ जा करके मान लेते हैं, यहाँ जा करके ऐसे टक्कर खाया, फिर यहाँ जा करके टक्कर खाया। तो ऐसे 2-3 रिफ्लेक्शंस में क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे 3-4-2-3 रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, जो हीट रेडिएशंस होते हैं वो पूरी तरीके से 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं। प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसको मान लिया जाता है। नेचुरली आपको कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं मिलेगी। ब्लैक बॉडी का मतलब काली कलर की बॉडी नहीं होती है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो 100% क्या करे, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। सन एक ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, इसकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको याद करके लिख लेना है। मैंने टेलीग्राम पे जो PDF है वो मैंने दिया है, उसके अंदर आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 सवाल अपने हो गए। अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 6th क्वेश्चन कहता है कि कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ मेटल बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अपने को 2 टेम्परेचर पे एक मेटल बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन कंपेयर करना। आप सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। अगर टर्म आ जाए रेट ऑफ रेडिएशन, अगर ऐसा आ जाए रेट ऑफ रेडिएशन या फिर रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन अगर ऐसे आ जाए तो आपको निकालना है dQ/dt विच इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ऐसे करिए, फॉर्मूला अगर पूरा याद नहीं है तो ऐसे रखिए इसको, ठीक है ना। ये अगर निकालने बोला जाए रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन, तो आप लोग क्या लिखेंगे, dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये आप लोग करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहली चीज। और अगर ये ऐसे आ जाए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या आ जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तब आप लोग क्या करेंगे, dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴। ये T क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, और T0 क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। समझ आ रहा है। तो ये कब लगेगा, जब बोला जाए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, और ये कब लगेगा, जब बोला जाए रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ एमिशन। ध्यान रखिएगा आप लोग ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों आपको मैंने समझा दिए हैं। अब यहाँ पर बोला क्या है, रेट ऑफ रेडिएशन की बात किया है, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ मेटल बॉडी। कोई मेटल बॉडी है, उसका रेट ऑफ रेडिएशन अपने को निकालना है 2 अलग अलग टेम्परेचर पे, ये उसके रेडिएशन निकलने की रफ्तार क्या है वो अपने को निकालना है। तो dQ/dt इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय क्या होगा, dQ/dt इन सेकेंड केस इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, 727 मतलब कितना हो जाएगा, 273 ऐड करो कितना हो जाएगा, 1000 केल्विन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 500 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, ठीक है। तो ये जाएगा 1000/500 द होल रेज़ टू 4, 2 0 कैंसिल, 5 1 5 2 2⁴ इज 16। यही आपका आंसर है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो बेसिक्स क्लियर करते हुए मैंने आपको फॉर्मूले का डिफरेंस बता दिया कि कब क्या आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया, चलिए भाई। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से। अब 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन है 1000 कैलोरीज ऑफ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, द बॉडी एब्जॉर्ब्स 400 कैलोरी ऑफ हीट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ द बॉडी। बॉडी पर कितनी हीट इंसिडेंट हो रही है, 1000 कैलोरी, ठीक है ना। और उसके बाद कितनी एब्जॉर्ब हो गई, 400 कैलोरी एब्जॉर्ब हो गई। तो आपको बोलता है ये कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन निकाल करके बताओ, E निकाल करके बताओ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे तो A निकलेगा। ए का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है Q/Q, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। कितनी एब्जॉर्ब हुआ, 400, कितना इंसिडेंट हुआ, 1000, 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0.4। लेकिन किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ का लॉ बोलता है कि A इज इक्वल्स टू क्या होता है, E होता है।
अपन जानते हैं, इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो अगर ए 0.4 है तो ई भी कितना होगा, 0.4 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ई होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको मैंने निकाल करके दे दिया। तो क्यों ऐसा होता है बताया था मैंने, जितना खाएगा उतना निकालेगा। ठीक है, नहीं पता है तो जा करके देखो, KTG पे वीडियोस बनाए हैं मैंने। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। इसके बाद 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन कहता है मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर रेडिएट्स हीट एट ए रेट ऑफ 10 जूल पर सेकेंड, फाइंड द एमिसिव पावर एट ए गिवन टेम्परेचर। आपको एमिसिव पावर इसका निकालना है। ठीक है ना। चलिए भाई, दिया क्या क्या है, मेटल क्यूब का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10⁻² मीटर। मेटल का क्यूब है, ठीक है ना, मेटल का क्यूब है, ऐसा कोई क्यूब है। और आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ ये dQ/dt बोल दो या Q/T बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है कि एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का फॉर्मूला बताओ बच्चों। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज Q/AT, ये फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है। अब ये जो आपका Q/T है, आपका जो Q/T है ये कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय एरिया जो आपका है, एरिया क्या है, एरिया है। अब ये देखिए ये क्यूब है। अब मुझे बताइए जब हीट रेडिएट करेगा तो हर साइड से करेगा हीट रेडिएट, हर साइड से हीट रेडिएशंस होने वाले हैं। अगर हर साइड से, इधर से भी होगा उधर से भी होगा, और हर साइड एक स्क्वायर है, क्यूब का हर साइड तो एक स्क्वायर होता है, यानी हर फेस, साइड मतलब एक हर फेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो ऐसे कितनी साइड्स हैं, ऐसी 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस होने की वजह से कितना आएगा एरिया, 6L²। तो Q/T की जगह 10 और ये आएगा 6L²। तो 10 डिवाइड बाय 6 इंटू L का स्क्वायर, L का स्क्वायर मतलब क्या, 4 × 10⁻² द होल स्क्वायर। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 4 दा 16 × 10⁻⁴। ठीक है ना। तो E क्या हो जाएगा, एमिसिव पावर बताइए। एमिसिव पावर यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद अभी क्या करते हैं, इसका कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और भी कैंसिलेशन कर सकते हैं इसको, और कैसे कैंसिल करेंगे, इसको 10 करो, 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे करो, डिवाइड, अब तो आराम से कैंसिलेशन होगा। 8 इंटू क्या हो गया, 5। ठीक है ना। 2 3 6, 2 5 10। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10। ठीक है ना। अब उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। आंसर उसका सही आ रहा है, मैंने चेक किया है, इसका आंसर जो दिया हुआ है वही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं। अब जो है आगे का पार्ट मैं आपको कराता हूँ। 8th क्वेश्चन इसका करा दिया, Essay 1 कंप्लीट हो गया। Essay 2 में मुझे आपको भी कितने सवाल कराने हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 सवाल कराने हैं, बाकी तो मैं उसको आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है ना। फिर LA में जो है, LA में आपको बताता हूँ कैसे करना है। LA में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है और काफ़ी बड़े लेक्चर, काफ़ी बड़े आंसर्स हैं। वो 40 मिनट्स लगा था मुझे, वो 1 घंटे के लेक्चर में 40 मिनट तो मैं सिर्फ एवरेज प्रेशर का डेरिवेशन करा रहा था। तो वो LA का जो आएगा उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप लोग जा करके वहाँ से देखिएगा। ठीक है, चलो भाई ज़रा ये Essay 2 करते हैं। अभी Essay 2 में सबसे पहले क्या है, ये शो करना है। अजान हो रही है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है, चलिए तो ये जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। अपने को प्रूफ एक्चुअली करना है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर का, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/3 n इंटू एम डिवाइड बाई वी इंटू क्या हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। अब उसके बाद जो है अपन ने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें P प्रेशर है, N क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल m क्या है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, ये जो है आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और ये आपका क्या है RMS वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर है। ठीक है ना। अब क्या कर दिया आपने v को यहाँ भेज दिया, v को यहाँ भेजने से क्या हो गया, हो जाएगा 1/3 m VRMS का स्क्वायर। क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मास ऑफ द गैस मिल जाएगा, ये मास ऑफ द गैस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो ये अपन ने 3 को यहाँ भेजा और ये क्या कर दिया, m को नीचे भेजा, और आगे जाकर के अपन बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को अपन ने क्या कर दिया 1 और m इक्वल टू क्या कर दिया m0 कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जब नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, उसका मोलार मास बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बना, तो इसमें मोलार मास कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो 3 कांस्टेंट, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा √T, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका √T। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आइए इसको मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है ये आपका एवरेज एनर्जी, शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्या है, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर, ये आपको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी मैंने आपको कराया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, आसानी से आप लोग कर लेंगे। प्रूफ देखिए इसका, तो इसका प्रूफ कैसे आएगा, वही प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है, 1/3 n इंटू एम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। और ये n इंटू एम जो है अभी आपको मैंने बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ द गैस मिलेगा। देयरफॉर PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू, नहीं 1/3 एम, सॉरी 1/3, और ये क्या हो जाएगा m, और ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर। इस तरीके से आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मुझे निकालनी है मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी। मैंने यहाँ पर माना है आइडियल गैस। अगर आइडियल गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, समझ आ गया, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो मैं हाफ अरेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि m और v स्क्वायर तो मेरे पास अरेंज्ड है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ m VRMS का स्क्वायर, ये एक साइड पे कर लिया। बचा क्या होता, देखो हाफ गया, m गया, VRMS का स्क्वायर गया, बचा क्या अपने पास 2/3, तो ये हो जाएगा PV। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको तो अपन E बोल देंगे, तो ये हो जाएगा E, और ये क्या हो जाएगा 3/2, 3 और 2 को यहाँ भेज दिया, तो 3/2 क्या हो जाएगा PV आ जाएगा। ये अपने पास E का वैल्यू आया। प्रूफ अपने को ये करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3/2 PV होता है, PV क्या होता है nRT। 1 मोल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2 RT। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। यही तो मुझे करना था, प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको ये निकाल करके दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने फिक्स कर लिया, और एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रूफ करके दे दिया आपको मैंने। ठीक है, चलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स में n का वैल्यू 1 है। ठीक है, चलो भाई, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो ये करवा दिया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर ऐसे 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब क्या बचा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले रेट ऑफ एमिशन को कंपेयर करने बोला है। कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी के रेट ऑफ एमिशंस को आपको कंपेयर करना है, मतलब dQ/dt में सिर्फ T⁴ है पहले। उसके बाद बोलता है टेम्परेचर ये दिया हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट भी पूछा है, मतलब बाद में आपको क्या करना है, T⁴ भी लेकर के आना है। तो आपको पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ एमिशंस को कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना है, रेट ऑफ एमिशंस को कंपेयर करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रेशियो ऑफ रेट ऑफ एमिशन निकालना है, और कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है। फिर आपको रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है। ठीक है ना,
ये दोनों चीज़ें हैं। ये आंसर मुझे गलत लगा है जो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि दो चीज़ें पूछी गई हैं और आंसर एक का दिया हुआ है, और जो आंसर दिया हुआ वो भी सही नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर है इसका। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है रेट ऑफ एमिशन वाला, उसको मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ एमिशन आप कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ एमिशन निकालने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर कन्वर्ट कर लो भाई। टेम्परेचर कितना है? 627 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या? 900 केल्विन। और टेम्परेचर 2 कितना है? 127 का मतलब क्या होता है? 400 केल्विन। ठीक है ना, ये मेरे पास है। तो रेट ऑफ एमिशन dq/dt इन फर्स्ट केस डिवाइड बाई dq/dt इन सेकेंड केस इज इक्वल टू क्या होगा? T1/T2 द होल रेज़ टू 4। T1 कितना है बताइए? T1 है आपके पास 900 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास T2 कितना है? 400। ठीक है, द होल रेज़ टू 4। 0 0 कैंसिल, 9 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू 4। बताइए क्या होगा? 9 रेज़ टू 4, 9 9 81 इंटू 81 डिवाइड बाय 16 इंटू 16। ये मेरे पास है। इसका आंसर जो मेरे हिसाब से आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया है, क्या आंसर आया है? 25.62:1 मेरे हिसाब से आंसर आया। आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है, रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ हीट का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा T1 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय T2 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4। पहले आपको बता चुका हूँ मैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, अब बताइए T1 कितना है? ये आपका 900 रेज़ टू 4 माइनस कितना हो जाएगा? T0 कितना है? 27, 27 प्लस 273 300, तो 300 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? ये हो जाएगा 400 रेज़ टू 4 माइनस क्या हो जाएगा? 300 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू, ये सब में से 10 रेज़ टू 2 द होल रेज़ टू 4 निकाल करके कैंसिल कर दो। 9 रेज़ टू 4 माइनस 3 रेज़ टू 4, 4 रेज़ टू 4 माइनस 3 रेज़ टू 4। ठीक है ना, इसके हिसाब से जो यहाँ पर दिया गया है डेटा, उसके हिसाब से मेरा आंसर आया है 6561 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 81 इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका 6480 डिवाइड बाय 175 इज इक्वल टू 37.02 37.02:1। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आपको निकाल करके दी थी मैंने। सबसे पहली बात तो इसे मिस्टेक इसलिए है क्योंकि पूछा दो चीज़ है और आंसर एक का दिया हुआ है। ठीक है, और जो आंसर दिया है वो भी गलत दिया है, ये आंसर आना चाहिए उसका। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है? डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर ग्राम पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 227 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले क्या निकालना है? पर मोल निकालना है। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? अभी तो निकाला 3/2 PV, अभी तो बताया मैंने आपको 3/2 PV। और PV क्या होता है बताओ ज़रा? PV होता है nRT, है ना, ये होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब सबसे पहला पार्ट इसमें है, सबसे पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अगर पर मोल बोला है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 3/2 RT हो जाएगा, है ना। n का वैल्यू 1 पर मोल बोला है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम निकालो, पर ग्राम निकालो, यानी पर यूनिट मास बोलते हैं उसको। पर ग्राम बोल दो या पर मिनट मास बोल दो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, यही है ना। पर ग्राम मतलब क्या कर दो आप लोग? उसको m0 से डिवाइड कर दो, उसके मोलार मास से। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3/2 RT डिवाइडेड बाय m0 हो जाएगा। पर ग्राम बोल दो, पर यूनिट मास बोल दो, एक ही बात। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सी पार्ट में आपको क्या करना है? सी पार्ट में निकालने, देखो पर ग्राम बोला है लेकिन आंसर पर किलोग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, वो बता दूंगा मैं कैसे करना है आपको। और पर मॉलिक्यूल भी निकालने बोला है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना होता है? 3/2 RT डिवाइड बाय Na करना होता है। Na से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मोल मान रहे तो वो Na से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पर्टिकुलर अपने पास एटम पे या पार्टिकल पे कितनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सब डिटेल में समझाया मैंने। नहीं पता है, अगर अभी लेक्चर नहीं देखा है तो ये सब फॉर्मूलेज याद कर लेना। समझ में आ गया? ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ये डेटा देंगे, लेकिन ये फॉर्मूले पे सवाल आ सकते हैं पेपर में। समझ आ गया? तो ध्यान से ये फॉर्मूलेज को करो। ठीक है, चलो भाई। तो ये आपको तीनों चीज़ें बता दी मैंने, एक एक करके मैं आपको निकाल के देता हूँ। डेटा जो NO दिया हुआ है वो उसमें घबराना नहीं, 10⁶ दिख करके। वो पर किलो मोल दिया है उसने, तो घबराना नहीं। उसको पर मोल कर देगा तो 10⁻³ कट जाएगा, 10⁻23 बचेगा। Na का वैल्यू NO बोल दिया, Na बोल दिया, एक ही बात है। 6.022 × 10⁻23 होता है,
यहाँ 26 दिया हुआ है तो वो पर किलो मोल दिया है, घबराना नहीं, वो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मोल की अगर बात करेंगे तो 3/2 आर कितना है 8.31 मान लेता हूँ मैं, उतना ही दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 227, मतलब कितना हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा। 227 का मतलब क्या होगा 500 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन अगर इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 250 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 6232। अब इसको मैं, ये जूल आएगा ना, तो इसको अगर मैं 10 के पावर में कन्वर्ट करूँ 6.232 इंटू 10⁻³ जूल, यही आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। आंसर सही है आपके क्वेश्चन बैंक में, आंसर सही है, गलत नहीं है आंसर ही। ठीक है, अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकालता हूँ, फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पर किलोग्राम मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब पर ग्राम, एक ही बात है वो। ठीक है, तो कितना है 3/2 RT डिवाइड बाय m0। 3/2 RT तो अभी मिला, मुझे क्या मिला 6232, तो इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ 6232 डिवाइड बाय m0 क्या होगा 28 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 225 के आसपास, 222 के लगभग मुझे कुछ मिला है। यहाँ पर मैंने 8.31 कंसिडर किया था उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा, उसी को आप लोग क्या कर लो, ये जो है आपका, एक सेकेंड से आंसर चेक कर लो मैं, क्या आया था, आंसर आया था, हाँ ये मेरे पास आंसर आया है, नहीं पर ग्राम ही आंसर है, वो पर ग्राम है, तो उसको 0.225 इंटू 10⁻³ जूल पर ग्राम, ये आपके पास आंसर है पर यूनिट मास। ठीक है, इसके बाद जो है फिर 28 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि नाइट्रोजन बोला है और नाइट्रोजन क्या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 होता है। ठीक है, उसके बाद पर मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे, पर मॉलिक्यूल क्या होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल है आपका वो है 3/2 RT, यानी ये 6232 डिवाइड बाय क्या होगा 6.03 यानी 022 इंटू 10⁻² कितना होता है वो 23 होता है। ठीक है ना, तो पर किलो मोल निकालने बोला है यहाँ पर किलो मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या है, क्या किया है इसने। ठीक है, चलो भाई पहले पर अपन क्या करते हैं, पर किलो मोल ही निकाल लेते हैं, 026 दिया हुआ है, पर मोल भी निकाल करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो उसने पूछा है वो मैंने निकाल के दिया है, उसने आंसर में किलोग्राम कर दिया है, लेकिन पूछा क्या है पर ग्राम, तो पर ग्राम निकाल करके दिया है मैंने। ठीक है, तो जो पूछा है वो निकाल के दिया है मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 10⁻³ करता हूँ तो 10⁻² कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये लगभग लेके देखो 1 जा ऑलमोस्ट समथिंग 1 इंटू 10⁻23 जूल, तो वही कुछ आंसर है 1.048 इंटू 10⁻23 जूल। तो ऐसे रफ कैलकुलेशन आपको करके दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको समझा दिए मैंने, कैसे क्या करना है वो भी आपको समझा दिया है। यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में वो मैंने निकाल के दिया है, उसके आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, उसने पर किलोग्राम लिख दिया है, जबकि निकाल के क्या दिया है पर ग्राम निकाल के दिया है। चलो भैया आ जाओ। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, और V3 आपको दिया हुआ है V3 6 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे पहले निकालना है, V बार का स्क्वायर ये निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है RMS वेलोसिटी, दो चीज़ें आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताइए पहले, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकलेगी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करके मीन ले लो डिवाइड बाय n, जितने भी है, कितने हैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 4 प्लस 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3, 20 प्लस 36 विल बी 56 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, तो कितना होगा 3 1 जा 3 8 जा 24, 18 पॉइंट समथिंग कुछ बनना चाहिए, 18.66 इसका आंसर है किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया, आप लोग पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। VRMS आपको निकालनी है, VRMS कैसे निकालते हैं, यही जो आपका V बार का स्क्वायर आया ना, V बार का स्क्वायर उसी का अंडर रूट ले लो, उसी को बोलते हैं VRMS। तो ऐसे आप लोग VRMS निकाल लीजिए। ठीक है ना, यानी यही अगर आपको वैल्यू देते हो सीधा VRMS निकालने बोले तो अंडर रूट ऑफ यही निकालना, जो ये निकाला ना उसी को अंडर रूट कर दो। तो ये क्या आया आपका, ये आपका अंडर रूट ऑफ कितना आंसर है वो 18.66, ये आपका आंसर है। अब क्या, यहाँ पर ये अगर 16 होता तो 4 आता, 18 है तो 4.3 के आसपास कुछ बनेगा ये। तो रफ कैलकुलेशन समझा दिया आपको मैंने। तो इस तरीके से 4.3 किलोमीटर
पर सेकेंड, 4.319 ही है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब LA पे चलते हैं। तो हर एक चीज़ डिटेल में आपको करा दी मैंने, हर एक न्यूमेरिकल डिटेल में करा दिया। अब अपन क्या करते हैं, LA पे चलते हैं। ये LA में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये दोनों चीज़ें मैं डिटेल में वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अभी कराऊंगा तो 40 मिनट का तो वो डेरिवेशन है, 40 मिनट लगते हैं उसको समझाने के लिए। तो आप into 2 पे जा करके देख सकते हैं उसको। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों क्वेश्चंस का जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं तीसरी चीज़ करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका मेयर्स रिलेशन। ये मैंने बोला था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स के बाद कराऊंगा इसको, तो थर्मोडायनेमिक्स तो हो नहीं पाया हमारा फिजिक्स का। वैसे केमिस्ट्री में जितना कराया फिजिक्स में ऑलमोस्ट उतना ही है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं। इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स को मैंने कराया नहीं। जो ग्राफ का पार्ट है वो भी मैं क्वेश्चन बैंक में करा दूंगा। तो आप समझ लीजिए फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स भी कवर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, स्टार्टिंग का पार्ट तो उसका सेम है, थर्मोकेमिस्ट्री वो काफ़ी डिफरेंस है और थोड़ा साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। वो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में कवर करा दूंगा, तो अलग से कराने की जरूरत नहीं इस साल। आगे के बैचेस में कराना पड़ेगा क्योंकि पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, जितना सिलेबस फिजिक्स में है उतना मैं करा चुका हूँ केमिस्ट्री के अंदर। अब मेयर्स रिलेशन होता है Cp - Cv = R। ठीक है ना, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये मेयर्स रिलेशन है, इसको आपको प्रूफ करना है। ये करने से पहले कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है NC∆T। ये अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट का? NC∆T। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। क्या फॉर्मूला होता है? PdV। ये दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ फ्लॉट आपको पता होना चाहिए। फ्लॉट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये होता है वर्क डन। मतलब जो आप हीट सप्लाई करते हैं कोई सिस्टम को, आपने कोई पिस्टन सिलेंडर लिया, उसको पिस्टन लगा दिया, इसमें गैस भरी हुई, इसका आपने हीट दिया, तो हीट 2 हिस्सों में बटेगी। कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और कुछ क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर मूव करवा करके वर्क कर लेगा। समझ आ गया? तो अगर ये 3 बेसिक चीज़ें आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें 2 केसेस है। सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर अपन रखेंगे या कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे। अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तो क्या होगा, इसको समझिएगा ज़रा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dV कितना है, 0 है। dV कितना है, 0 है। ठीक है ना। थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, लग रहा है अजान हो रही है। ठीक है, चलिए आइए। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे कि हम लोग को ये पता होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सिलेंडर लिया, उस पर पिस्टन लगाया और पिस्टन को यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया पिस्टन को। पिस्टन को लॉक कर दिया तो मैं इसको कितना भी हीट करूंगा इसका वॉल्यूम तो बढ़ने से रहा गैस का। क्यों? अरे पिस्टन ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट अपन उसको देंगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। ई की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि dW क्या होता है, PdV। dV 0 है तो dW क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं लिखूंगा कि dV = 0। दिस इम्प्लाइज, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यही होता है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि dW क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना। चलो भाई, और अगर ऐसा हो जाएगा तो देयरफॉर जो आपका dQ है वो dE + dW है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो dQV = क्या हो जाएगा आपका, dE हो जाएगा। समझ आ गया? तो dQV जो होगा वो आपका क्या होगा, dE। और मैंने आपको बताया कि जो आपका ये देखिए ध्यान से, अगर ये इसका बहुत छोटा सा अमाउंट लेंगे, Q = NC∆T है, तो dQ क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा NC∆T हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने Q दिया है, अमाउंट ऑफ हीट दिया है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, dQ = लिखता हूँ मैं N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CV, और ये क्या हो जाएगा dt। CV क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपने वॉल्यूम है वो कांस्टेंट को रखा हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो n का वैल्यू 1 है, और मैं 1 मोल की बात करूँगा आगे जाके। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड केस में एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँगा। मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ। अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज मैं कर रहा हूँ dP = 0, नहीं, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, dQ जो होगा वो अब dQP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट अपन दे रहे हैं लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट करके, ये पिस्टन का लॉक हटा दिया अभी। ठीक है, ये हो जाएगा dE प्लस क्या हो जाएगा dW।
ये समझता है, क्योंकि अब क्या होगा, अब उसको जो अपन ने हीट दिया तो वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क भी होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, साथ साथ में क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे करके गैस का वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, DE प्लस क्या लिख दूंगा, PdV लिख दूंगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, DQP इज इक्वल टू क्या आ रहा है, DE प्लस क्या हो जाएगा, PdV। क्लियर हो गया, ये तीन चीजें आ गई। लेकिन D बच्चों अपने को क्या मिला, D मिला NCV/dt, तो D की जगह क्या लिख सकते हैं, NCV/dt लिख सकते हैं, प्लस PdV अपनी जगह पर। DQP, जैसे DQV को मैंने लिखा NCV/dt, तो DQP क्या आ जाएगा, DQP आ जाएगा NCP/dt आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसको अपन क्या करते हैं, 1 दे करके रख देते हैं। अब ये आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। आगे क्या है देखिए, ये हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मान लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स 1 है। और एक चीज़ नाउ ये ऐसे लिखते हैं, बट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करेंगे, फॉर 1 मोल n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, PdV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RdT हो जाएगा। समझ आ गया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो PdV की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, PdV की जगह लिख सकते हैं RdT। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा 1 और 1, CP/dt इज इक्वल्स टू CV/dt प्लस क्या हो जाएगा, PdV की जगह क्या हो जाएगा, RdT हो जाएगा। तो सब में से dt निकाल के कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। तो देयरफॉर हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू कैपिटल R। समझा, क्लियर हो गया। तो मेरा रिलेशन रह गया था वो मैंने आपको अभी डिराइव करके दे दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अब जो है हम लोग केमिस्ट्री के, मैं बोला हूँ मैंने, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। जैसे ही वो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। ठीक है ना। बायो भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और कुछ पार्ट मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स मैंने कराए थे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुद करवा दूँगा उसके क्वेश्चन बैंक। और बाकी एक फैकल्टी से बात की है मैंने, तो वो हमारी हेल्प करेंगे मेरे टीम मेंबर से। ओके, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, अपना दिल बड़ा रखिए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, ये नहीं बोलता हूँ मैं कि 100% बिल्कुल सही चीज़ें हैं एरर फ्री आदमियों में, लेकिन मैं ऑथेंटिक चीज़ें ला करके दे रहा हूँ। कंसेप्चुअल एरर नहीं है इसके अंदर कोई भी। ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल एरर नहीं है। कोई कंसेप्चुअल एरर या गलत चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को मैं। देख लिया मैंने, कल ही आपको बता रहा था मैं, बच्चे कुछ गलत कहीं देख करके उन लोगों ने सॉल्व कर दिया, वो ऐसे नहीं सॉल्व होगा। वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, आपको एक्सपीरियंस से समझ में आता है कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब जो भी है, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो है आगे के क्वेश्चन बैंक में आपको कराता हूँ। मैथ्स के लिए आई होप शाम तक अपलोड होगा हमारा वीडियो, और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्दी आएगा, बायो के लिए भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।